हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी फेल्यूर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अगर किसी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लंग्स में, हमारे बॉडी में ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो रखा है, यानी श्वसन तंत्र से जुड़ी दिक्कत है जिसमें सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे फेफड़ों में है, ब्लड में है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो क्या है, तो ये हमारा है रेस्पिरेटरी फेल्यूर। अब इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, मैंने आपको एक पहले वाले वीडियो में बता रखा था कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर किसको कहते हैं। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर में क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना से नीचे होगा, तो 60 mmHg से नीचे होगा, और जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कितना से ज़्यादा होगा, तो 50 mmHg से ज़्यादा होगा, और जो पीएच है वो कितना होगा, तो 7.30 से कम होगा या उतना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो 7.30 पीएच, और जो PCO2 है वो 50 mmHg से ज़्यादा होगा, और जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 60 mmHg से कम होगा। तो ये तीन बातें हमने एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर में देखा था कि ये तीनों होगा तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर कहेंगे। अब ये कंडीशन हो गई, अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहला क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, शरीर में ऑक्सीजन की नीड होगी, तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर से मरीज को ऑक्सीजन दिया जाएगा। क्या, तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन विद और विदाउट सीपैप यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। आपने पीप के बारे में सुना होगा, आपने उसका फुल फॉर्म में पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, सीपैप सुना होगा, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाईपैप सुना होगा, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये तीन आपने सुने होंगे। ठीक है, उसमें ये हमारा यूज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जब सप्लाई किया जाता है, मरीज को जब ऑक्सीजन दिया जाता है तो वो सीपैप से दे सकते हैं या फिर बिना सीपैप के दे सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए। पहला है कि बाहर से ऑक्सीजन देंगे। दूसरा है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अगर आपका शरीर ही कमज़ोर है, न्यूट्रिशन यानी पोषण ही नहीं मिल रहा है, आपको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, जूस वगैरह पिलाइए, दलिया खिलाइए। अगर न्यूट्रिशन में हो सकता है कि उनको जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, तो ये बाहरी चीज़ नहीं खिलाना होता है, नील पर ओरल रख दिया जाता है, उनको राइस ट्यूब डाल दिया जाता है, फीड किया जाता है, या फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है तो उनको फ्लूइड यानी वीगो डाल देते हैं नस में, कैनुला, जिसे आप कैथेटर, आईवी कैथेटर कह सकते हैं, तो वो हमारे वेन्स में डल जाती हैं और फिर जो है फ्लूइड चढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए फ्लूइड चढ़ा देंगे। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मैकेनिकल वेंटिलेशन, मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। वेंटिलेटर पे एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेटर क्या था, एक मशीन था जो कि आपको ऑक्सीजन देगा, आपके फेफड़े को ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से, हमारे फेफड़ों से बाहर ले जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो अब मरीज को वेंटिलेशन पे रखना है, यानी वेंटिलेटर मशीन पे रख देना है और उनको वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वेंटिलेटर क्या है, मशीन है जो कि वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है वेंटिलेटर वेंटिलेशन, तो आप लोग समझ जाइए कि वेंटिलेटर मशीन है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्यों देते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन को दिया जाता है फेफड़ों में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव किया जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे। ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन दे देंगे मशीन के हेल्प से। अब हमारा है मैनेजमेंट ऑफ शॉक। तो शॉक के कारण भी मरीज को रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है। अब ये शॉक क्या है, तो शॉक क्या है, तो सर्कुलेटरी फेल्यूर है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से पूरे ऑर्गन्स में नहीं जा पाएगा, पूरे ऑर्गन्स को सही मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगा, ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो वो क्या होता है, वो सर्कुलेटरी फेल्यूर यानी कि शॉक हो जाता है। तो ये शॉक जो होते हैं कुछ टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 तरह के मेनली होते हैं। पहला है हाइपोवैलेमिक शॉक। हाइपोवैलेमिक शॉक का मतलब है कि हमारे शरीर में जो फ्लूइड का लेवल है, ब्लड का वॉल्यूम हो गया,
खून की मात्रा कम हो गई, शरीर में जो फ्लूइड है वो कम हो गया, यानी कि कमी हो गई है फ्लूइड की, ब्लड की, तो हाइपोवैलेमिक शॉक में गया मरीज, ठीक है। तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है या फिर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, यानी फ्लूइड चढ़ाया जाता है। तो हाइपोवैलेमिक शॉक समझ गए आप। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, यानी हमारा हार्ट ही तो पूरे शरीर में ब्लड भेजता है। कौन भेजता है? तो हमारा हृदय पूरे शरीर के हर एक अंग में, हर एक हिस्से में क्या भेजता है? तो खून भेजता है, पंप करता है ब्लड को। अगर हार्ट ही अच्छे से पंप नहीं करेगा ब्लड को तो क्या होगा? कार्डियोजेनिक शॉक में मरीज चला जाएगा। तो पहला आप समझ गए हाइपोवैलेमिक शॉक, दूसरा हो गया कार्डियोजेनिक शॉक। अब हमारा तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें क्या होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, मान के चलिए कहीं कुछ बाधा उत्पन्न हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जो हमारा ब्लड है, ऑक्सीजन है, वो पूरे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं, अंग है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, आपका जो भी पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे खून और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जिसमें हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग हिस्से में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ पे 3 है। कौन? तो सबसे पहला है आपका न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक देख लीजिए यहाँ पे, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम का डैमेज होता है। नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र है, तो अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो ब्लड और ऑक्सीजन सही तरीके से हमारे शरीर में नहीं सर्कुलेट हो पाएगा। तो मान लीजिए हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, ठीक है, हिंदी में मेरुदंड ही शायद कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो जाए तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाता है। नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो हमारा न्यूरोजेनिक शॉक में मरीज चला जाएगा। क्या? तो न्यूरोजेनिक शॉक में मरीज चला जाएगा। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में हमारा क्या है? तो मरीज के पूरे बॉडी में, ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन हो गया तो ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सही से नहीं जाएगा, तो इन्फेक्शन जब सारे शरीर में फैल जाएगा तो मरीज को कह सकते हैं कि सेप्टिक शॉक हुआ है, ठीक है, और इसके कारण भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है एनाफाइलेटिक शॉक। तो एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शंस। मरीज में क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है कुछ रिएक्शंस कर देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं या फिर किसी भी कारणवश बॉडी में यानी शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसके कारण मरीज एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाता है और मरीज का जो है रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट है कि ये सारी चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिए। अब नेक्स्ट हमारा कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड सीक्रेशंस। मरीज के गले में खूब लार यानी सलाइवा भरा पड़ा है, या फिर कहीं से चोट लग गया और मुंह में खून बहुत सारा है, या फिर कुछ कंकड़ पत्थर, कुछ बाहरी चीज अटक गया है, कुछ सीक्रेशंस हो सकते हैं, या फिर कुछ फॉरेन बॉडी आ गया है, बाहरी चीज आके फंस गया है हमारे गले में, मुंह में, ठीक। तो एक तो सीक्रेशंस हो सकता है, एक होता है फॉरेन बॉडी। तो अब क्या करना है? जो बाहरी चीज आके अटक गया उसको हटा देना है, ठीक है, उसको हटा दीजिए। और जो लार खून यहाँ आके भरा पड़ा है उसको भी सक्शन मशीन की मदद से सक कर लेना है, हटा लेना है, ठीक है। एक सक्शन मशीन होता है, उस पर शायद मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो सक्शन मशीन में सक्शन कैथेटर की मदद से हम लोग ये जो सीक्रेशंस हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ शॉक देख लिए, कंट्रोल ऑफ सिक्रेशंस देख लिए। अब है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या फिर जो मरीज को दिक्कत है फंगल इन्फेक्शन हो, एंटीबायोटिक हो, वायरल जैसा इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग मरीज का ट्रीटमेंट चलता है, दवा चलता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो लास्ट हमारा बचता है अगर किसी से नहीं हुआ तो सर्जरी करना पड़ता है। तो ये चारों चीज़ से अगर मैनेज हो जा रहा है तो सर्जरी की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और यहाँ पे किसी भी पॉइंट्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और फीडबैक देना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।